नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, जहां केरलम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रैली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केरलम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरलम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। रैली में बता दें कि संबोधित करेंगे और इसके साथ ही प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बता दें कि केरलम का उनका दौरा है, जहां रैली को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में रैली का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में नई उन्नत स्टील फ्रिगेट तारगिरी को शामिल किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पे उपस्थित रहे हैं। इस नई फ्रिगेट को नौसेना में शामिल करने का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और इसके साथ ही भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि करना है। तारगिरी अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और इसके साथ ही रडार तकनीक से लैस है, जो समुद्री संचालन में भारतीय नौसेना की साथ ही विशाखापट्टनम शहर हमेशा से भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक रहा है। आईएनएस तारगिरी की कमीशनिंग हमारे समुद्री रणनीतिक लक्ष्यों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित हैं। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपुर के कंपोजिट स्कूल में स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया है। इस अवसर पर नवीन शैक्षिक सत्र की पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया और निपुण विद्यालयों और निपुण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाना और उन्हें गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित प्रदान करना है। इसके साथ ही कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रमाण पत्र और पाठ्य पुस्तक ग्रहण की हैं। कि हम हर अभिभावक के साथ संवाद बनाएं और संवाद बना करके हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बना लें, बैग ले लें, उनके लिए बुक्स तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जूता, मोजा, ये सभी यूनिफॉर्म और सर्दियों में स्वेटर जरूर खरीदें। याद रखना, हम लोग जब बनाते थे तो 800-900 रुपये में हमारा ये बन जाता था। आज हम 1200 रुपया हर अभिभावक के पास भेज रहे हैं। और मेरी अनुरोध होगा कि शिक्षकों का दायित्व तो बनता है कि सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म में आए, उनको बताना पड़ेगा। याद रखना, ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है कि देश के भविष्य को गढ़ने का, उसको तराशने का जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको दी है, उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो आप लोग का जीवन भी यशस्वी होगा और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको स्मरण करते हुए आपको सदैव सम्मान देंगे। हम लोग आज भी जिन शिक्षकों ने हमें बचपन में पढ़ाया था, मैं कभी मुझसे मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पैर छूता हूं। आज भी मैं पैर छूता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं छूंगा। नहीं, मेरे गुरुजन थे, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं।
मैं ये नहीं मानता कि वे मुझे बेसिक शिक्षा में पढ़ाए थे, उन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान कराया और इसलिए मैं आज भी उनको सम्मान देता हूं। मैं जाता हूं, जब भी जाता हूं उनको बुलवा करके उनको सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कभी मेरी मुलाकात होती है तो उनका पूरा आदर भी करता हूं। और मुझे लगता है ये संस्कार आपको अपने बच्चों के अंदर भरने पड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनवाड़ी केंद्र में करवाया है। आप भी तो कर सकते हैं। जहां आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं लेके जाइए। जब बच्चा आपका वहां पढ़ेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को जब सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है कि वह भी किसी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वह भी कार्य कर सके। और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के, बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आच्छादित किया, उसके नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीका उस पे लग गए, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई और पहली क्लास में एडमिशन ले रही है तो भी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी ने 5वीं पास कर लिया, 6ठी क्लास में एडमिशन लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। ऐसे 25 लाख बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवा रही है। शिक्षक मनोयोग से काम कर सके। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपए का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, रसोईया हो या फिर अनुदेशक, इन सभी को हम लोगों ने व्यवस्था की है 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसमें योगदान कर रही है। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ में है। और मेरी आप सबसे अनुरोध होगा, 1 से लेकर के 15 अप्रैल तक के 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान के साथ हर शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ भी बैठे। फिर प्रातःकाल विद्यालय अगर 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, 7 बजे आप घर से निकल करके उस गांव में अलग अलग शिक्षक अलग अलग मोहल्ले में एक बार राउंड लगाते हुए जाएं। हर अभिभावक का घर खटखटाइए और दस्तक दीजिए घर पे। बोलिए आपका बच्चा कोई स्कूल से वंचित तो नहीं, और बोलिए सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। चलो अपने हाथ से बच्चे को स्कूल लेकर जाइए, कोई बच्चा छूटने ना पाए। यह संकल्प जब हर शिक्षक का होगा, हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक का होगा। ये पवित्र कार्य, राष्ट्रीय कार्य है। याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे
इन सबको उसके साथ जोड़ें और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए। ये सभी कार्यक्रम एक अनवरत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान हम व्यवस्थित रूप से सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जुलाई में जब स्कूल खुले उससे 5 दिन पहले आप बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को खोलिए, साफ सफाई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के पवित्र काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तिभाव के साथ दर्शन और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पहुंचकर मंदिर प्रणांग और आसपास के वातावरण का अवलोकन किया और भक्तों के साथ मिलकर पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया ताकि दर्शनार्थियों को सुविधा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की पवित्रता और संस्कृति को बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरजकुंड में FMDA के साथ बता की 7वीं अथॉरिटी बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि परियोजना को समय पर पूरा किया जाए और विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड और आसपास के क्षेत्रों का सुव्यवस्थित विकास हरियाणा के लिए मिसाल बनेगा। बैठक में FMD के अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर अपने विचार साझा किए हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक अच्छी पहचान बनाई है, जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। मुख्यमंत्री सैनी ने फरीदाबाद में बता दें कि फरीदाबाद मेट्रोपोलियम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा और चर्चा हुई है, जिसमें नई पहलों के साथ साथ चल रही परियोजनाओं का जायजा भी लिया गया। बैठक में FMDA का बजट भी अनुमोदित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए, जिससे फरीदाबाद का विकास और सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। ये क्योंकि आज FMDA की बैठक में कई एजेंडों के ऊपर चर्चा की है, नए कार्य भी थे और नए के साथ साथ पिछले जो कार्य चल रहे हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। बजट भी पास किया गया है। लगभग 988 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और उसमें इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे सीवरेज की बात हो, सीवरेज के साथ साथ ड्रेनेज की सफाई की बात हो, ड्रेनेज के साथ साथ पेयजल की बात हो, सड़कों की बात हो और चाहे हमारी ग्रीन बेल्ट की बात हो, इन सब को लेकर के चर्चा की गई है। रेन्यूएबल से जो पानी आता है उसको लेकर के चर्चा की गई है कि पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या ना हो, पहले ही हम उस मूर्ति को पूरा कर लें। स्वच्छता को लेकर के उसके अंदर बात हुई है। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर सुधार किया जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और सीवरेज और जल प्रबंधन को लेकर के जो हमारे STP बनेंगे और उसके अंदर बहुत सारा पानी हम रीयूज भी उसके अंदर कर सकें, उसको लेकर के भी 85 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ जो 90 MLD का है, मिर्जापुर में 70 MLD का है और बादशाहपुर के अंदर 45 MLD के 3 मौजूदा STP को आधुनिक तकनीक के साथ साथ अपग्रेड किया जाएगा। ये भी इसके अंदर आज फैसला किया गया है।
और इसके साथ ही जो हमारा ट्रीटेड जल का उपयोग सिंचाई के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि जो हम रीयूज कर सकते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के अंदर रीयूज कर सकते हैं, उसको लेकर के भी इसमें चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य नाट्य प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दर्शकों ने नाट्य कला का भरपूर आनंद लिया और दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और भाईचारे को सराहा है। गगनभेदी ताली बजा करके इस समूचे आयोजन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर ही मौजूद हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी आगंतुक अतिथिगण इस अवसर पर मां गंगा के तीरे बाबा विश्वनाथ के धाम में आप जो हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर उस महावीर वीर सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने के लिए 2000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जिसको लेकर के पूरा देश सदैव अत्यंत आदर के साथ सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तरी महाराज कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तरी महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तरी परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। 2 राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से काम कर रही है। इससे जुड़े हुए कलाकार और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है, उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। बहनों और भाइयों, काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में
मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण का पहली बार प्रस्तुति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि 3 भाइयों की जोड़ी जो जग विख्यात है, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, ये प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जितनी विख्यात है उतनी ही भर्तृहरि और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतना ही विख्यात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बता दी कि भव्य उद्घाटन किया है और शहर के विभिन्न विकास परियोजना के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह हॉल नगर निगम की विरासत को और भविष्य का प्रतीक है जिसमें विकास और आधुनिकता का संगम दिखता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून में 1400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो आने वाले समय में शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने नगर निगम के स्वच्छता प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी यह काम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत करने और उत्तराखंड में उनके योगदान की सराहना की। सुंदर हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है। स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दून बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है, आने वाले समय में और अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में देहरादून शहर के लिए विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। सर, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी और देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा दिल्ली एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में, बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीजें भी यहाँ पर होंगी, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस कारण से उत्तराखंड में अनेक परियोजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू हुई हैं, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों का विकास हो, चाहे वो उन गांवों का और उन क्षेत्रों का उन्होंने प्रवास किया है जहां कभी पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। चाहे वो माड़ा गांव हो, जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, उन्हें पहले गांव की संज्ञा दी, या मुखवा हरसिल जो गंगा जी का मायका है, वहां आकर शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करना हो, शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होना हो, या हमारा आदि कैलाश क्षेत्र जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां आकर आदि कैलाश पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए। गुंजी जैसा सीमांत क्षेत्र उन्होंने देखा। और आपदा का समय हो या कोई अन्य समय हो, अभी भी आपदा के समय में भी हम सबके बीच में आकर उन्होंने सभी उत्तराखंड वासियों का उस समय कहीं न कहीं प्रोत्साहन किया था। उस दुख की घड़ी में हम सबके बीच में आए थे। और अभी राज्य की स्थापना का जो हमारा 25 साल पूरा होने का रजत जयंती समारोह था, उस समारोह में भी शामिल हुए थे। तो इस बार फिर से वो आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन।
उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरे केदारनाथ नगर पर बर्फ की मोटी चादर छा गई है। मंदिर के कपाट इस साल 22 अप्रैल से खुलेंगे, लेकिन लगातार बर्फबारी के कारण आगामी तीर्थ यात्रा की तैयारियों पर असर भी पड़ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि खराब मौसम की वजह से निर्माण कार्य, साफ सफाई और अन्य तैयारियां धीमी हो गई हैं। प्रशासन और मंदिर समिति ने कहा कि वे मौसम की स्थिति के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और तैयारियों को सुनिश्चित करेंगे। भारी बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालु मौसम सुधार होने पर जल्द ही धाम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। झज्जर के मदाना कला गांव में हाल ही में हुई बर्फबारी और इसके साथ ही बता दें कि ओलों ने किसानों की गेहूं की फसल को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया। प्रभावित किसानों ने बताया कि फसल पूरी तरह खराब हो गई है और पूरे गांव की स्थिति गंभीर है। एक किसान ने कहा कि हम सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग करते हैं और पूरे गांव में हालात बहुत ही खराब हैं। ग्रामीण ने प्रशासन और राज्य सरकार से जल्द राहत और सहायता की अपील की है, तो वहीं कृषि विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और नुकसान का आकलन करने का भरोसा दिया है। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।